हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल CWC केमिस्ट्री विद कंसेप्ट। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का टॉपिक आयनिक बॉन्ड पढ़ेंगे। इसमें हम आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, ये होता क्या है, कैसे बनता है, कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो इसको फेवर करती हैं या कौन कौन सी फेवरेबल कंडीशंस हैं जो आयनिक बॉन्ड के बनने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है बच्चों कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी आपको देखने को मिलता है। आयनिक बॉन्ड पढ़ने से पहले हम कितने बॉन्ड्स के टाइप होते हैं वो देख लेते हैं। जनरली जो है बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है उसके बेसिस पे हमने दो कैटेगरीज में बॉन्ड्स को रखा है। पहला है एटम्स या परमाणुओं के बीच में बॉन्ड जो बनते हैं वो, और दूसरा जो है अणुओं के बीच में या मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं वो। फर्स्ट कैटेगरी में जो हमारे बॉन्ड आएंगे बच्चों वो देखिए, पहला आएगा इसमें आयनिक बॉन्ड जिसको आयनिक बंध कहते हैं हम। सेकेंड जो हो जाएगा हमारा कोवेलेंट बॉन्ड, सह संयोजक बंध हिंदी में कहते हैं जिसको हम। और थर्ड जो हो जाएगा हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिसको हम उप सह संयोजक बंध कहते हैं। फोर्थ कैटेगरी जो है हमारी मेटेलिक बॉन्ड आते हैं इसमें, जो मेटल्स में देखने को मिलते हैं। डिटेल में हम इसके बारे में 12th क्लास में पढ़ेंगे। आयनिक बॉन्ड जो होते हैं बच्चों, जो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बनते हैं उनको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड जो है शेयरिंग से बनते हैं, इलेक्ट्रॉन के साझा करने से बनते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो दो एटम्स हैं जिनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है उसमें जो बॉन्ड के बनने के लिए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक ही एटम प्रोवाइड करता है, देता है। मेटेलिक बॉन्ड्स मैंने आपको बता दिया है, मेटल्स में देखने को मिलते हैं। दूसरी कैटेगरी जो है हमारी वो बॉन्ड्स हैं जो मॉलिक्यूल्स के बीच में देखने को मिलते हैं। इसमें दो टाइप के बॉन्ड होते हैं हमारे। वैन वेल फोर्सेस जो होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। दूसरा जो होता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड दो तरह के होते हैं, एक दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर कहते हैं, और दूसरा जो कैटेगरी होती है वो इंट्रामॉलिक्यूलर, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर देखने को मिलता है। हिंदी में इनको अंतःअणुक और अंतराणुक बॉन्ड भी कहते हैं। जो आगे आने वाली स्लाइड्स में हम पढ़ेंगे कि बॉन्ड बनते ही क्यों हैं, ऐसा क्या है जो बॉन्ड बनना जरूरी है। तो जो अब तक हम पढ़ते आए हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन का जो मेन रीजन होता है कि जो एलिमेंट्स या एटम्स या मॉलिक्यूल्स बॉन्ड के फॉर्मेशन कर रहे हैं उनका ऑक्टेट जो है उनके बाहरी कक्षक में उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने जरूरी हैं। इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे Na है, एटॉमिक नंबर 11 है। क्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर 17 है। इसको हम लिख सकते हैं 281, इसको हम लिख सकते हैं 287। जब दोनों नजदीक आते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए, Na और Cl जब पास में आते हैं तो Na जो होता है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है वो इनर्ट गैस का, अक्रिय गैस का इसको मिल जाता है और ये स्टेबल हो जाता है। क्लोरीन जो है सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन लेकर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है, ले लेता है, वो 288 हो जाता है और ये भी अक्रिय गैस का विन्यास प्राप्त कर लेता है और हमारा NaCl का फॉर्मेशन हो जाता है। Na एक इलेक्ट्रॉन देता है इसलिए इसके ऊपर प्लस का निशान आता है, Cl एक इलेक्ट्रॉन लेता है इसके ऊपर माइनस का निशान आ जाता है। ये तो बच्चों था जो मेन रीजन अभी तक हमने पढ़ा है, लेकिन आगे आने वाली बड़ी क्लासेस में जो रीजन बताया जाएगा आपको बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, बॉन्ड क्यों बनते हैं, वो ये है कि टू लोअर द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो है जिसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, उसको कम करने के लिए दो एटम्स या मॉलिक्यूल्स नजदीक आते हैं और बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। इसको यहाँ मैंने डायग्राम में भी दिखाया है। ये दो एटम्स है, मान लीजिए एक सोडियम का है एक क्लोरीन का है, दोनों नजदीक आ रहे हैं और यहाँ जो है आप देख रहे हैं दोनों बिल्कुल नजदीक आ गए हैं और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन ये कर लेते हैं। ये डिस्टेंस जिसको हम R0 से नोट करते हैं ये हमारी बॉन्ड कहलाती है। अब दोनों एटम्स नजदीक आते हैं तो इनके बीच में कौन कौन से फोर्सेस हमें देखने को मिलते हैं वो देखिए। ये सोडियम का एटम है, ये हमारा क्लोरीन का एटम है। सोडियम का न्यूक्लियस जो होता है, नाभिक जो होता है सोडियम का, वो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। दूसरा जो होगा हमारा क्लोरीन का न्यूक्लियस नाभिक जो है वो सोडियम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तीसरा फोर्स जो हमें इनके बीच में देखने को मिलेगा जब ये नजदीक आएंगे एक दूसरे को बॉन्ड फॉर्मेशन बनाने के लिए, सोडियम का जो न्यूक्लियस है और जो न्यूक्लियस हमारा क्लोरीन का है, इन दोनों के बीच में हमें रिपल्शन फोर्स देखने को मिलता है। क्योंकि बच्चों में पता है कि न्यूक्लियस के ऊपर प्लस का चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस का चार्ज होता है। जब दो न्यूक्लियस आपस में कॉन्टेक्ट में आते हैं, दोनों के ऊपर प्लस का निशान है तो दोनों के बीच में हमें रिपल्शन देखने को मिलेगा। उसी तरह से एक और फोर्स हमें जो यहाँ देखने को मिलेगा वो ये है इलेक्ट्रॉन सोडियम का और इलेक्ट्रॉन जो हमारा होगा क्लोरीन, इनके बीच में भी हमें रिपल्शन का, प्रतिकर्षण का फोर्स हमें देखने को मिलेगा। ऊपर वाले जो दो फोर्सेस हैं बच्चों ये हमारे अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, आकर्षण बल हैं, और जो नीचे वाले दो फोर्स हैं बच्चों ये हमारे रिपल्सिव फोर्सेस हैं जिनको हम प्रतिकर्षण कहते हैं। एक बार दोबारा हम इस डायग्राम को देख लेते हैं। Na और Cl का एटम जो है नजदीक आए, इतने नजदीक आ गए कि उनके बीच में जो चारों फोर्स हमने यहाँ लिखे हैं वो बैलेंस हो जाएंगे। उसके बाद में अगर ये और नजदीक आते हैं जैसे यहाँ दिखाया हुआ है तो इनके बीच में हमें प्रतिकर्षण देखने को मिलेगा। दोनों एटम्स Na और Cl के उतने ही नजदीक आएंगे जितने में ये चारों फोर्सेस जो है, जो 4 फोर्सेस मैंने आपको बताए हैं, ये बैलेंस हो जाएं और उस समय जो दोनों एटम्स के बीच का डिस्टेंस होता है, न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस होता है, वो हम बॉन्ड कहते हैं, बंध कहते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों होता है।
अब इसी चीज को हम पोटेंशियल एनर्जी क्षितिज ऊर्जा के संदर्भ में टर्म्स में देख लेते हैं। जब ये दोनों एटम सोडियम के और क्लोरीन के दूर दूर थे तो आप देखेंगे इनकी पोटेंशियल एनर्जी बच्चों 0 है। यहाँ आप देखेंगे इस डायग्राम को हम यहाँ से शुरू करेंगे। जब सोडियम और क्लोरीन के एटम्स जो थे बच्चों दूर दूर थे तो इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था और इनकी पोटेंशियल एनर्जी कम थी। अभी भी मैंने आपको बताया है कि बॉन्ड का फॉर्मेशन इसलिए होता है ताकि पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाए, लेकिन अगर ये दोनों दूर दूर हैं और यहाँ पहले से ही पोटेंशियल एनर्जी कम है तो ये बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों करेंगे, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। सोडियम और क्लोरीन जो है नजदीक आने शुरू हुए, ये देखिए इस तरह से हमारा डायग्राम जो है चल रहा है। डिस्टेंस जो है दोनों के बीच में कम हो रही है और हमारी पोटेंशियल एनर्जी जो है बच्चों ये देखेंगे आप ये नेगेटिव में है। हमें पता है कि नेगेटिव की पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो 0 से भी कम होती है। दोनों एक दूसरे के नज़दीक आए, इस कंडीशन में इनकी पोटेंशियल एनर्जी हमारे नेगेटिव में हो गई, इसका मतलब और भी कम हो गई। यही मैंने आपको बताया है कि बॉन्ड का फॉर्मेशन जो होता है पोटेंशियल एनर्जी को कम करने के लिए होता है। दोनों नज़दीक आ गए, पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, नेगेटिव में हो गई और यहाँ इनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। ये बॉन्ड हमारा कोवेलेंट, आयनिक, कोऑर्डिनेट जो मैंने आपको 4 बताए हैं, मेटेलिक, उनमें से कोई भी हो सकता है। इस वीडियो में बच्चों हम सिर्फ आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ही नजदीक आए, अगर ये और अधिक नजदीक आने की कोशिश करते हैं तो इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स जो है, प्रतिकर्षण वाला बल जो है वो मेन हो जाता है और बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है, एक दूसरे को धक्का मार के ये दूर चले जाते हैं। आगे आने वाली स्लाइड्स में बच्चों हम आयनिक बॉन्ड को डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। आयनिक बॉन्ड जिसे हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था। ये बॉन्ड जो है बच्चों मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। इसमें एक मेटल होता है और दूसरा जो हमारा होता है नॉन मेटल होता है। हमें पता है कि मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं और नॉन मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो एक देने वाला होगा और एक इसमें बच्चों लेने वाला होगा। इसने दिया, मेटल ने इलेक्ट्रॉन दिया और नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन ले लिया और हमारा आयनिक बॉन्ड जो है उसका फॉर्मेशन हो गया। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो मेटल से कम्प्लीटली पूर्ण रूप से नॉन मेटल में ट्रांसफर हो जाता है और ये ट्रांसफर बच्चों हमारा इसलिए होता है ताकि स्टेबिलिटी मिल सके। अष्टक पूरा हो जाएगा और हमारी स्टेबिलिटी आ जाएगी। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं सोडियम और क्लोरीन का। 11 एटॉमिक नंबर है, 281 हो जाएगा। इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, Na+ हो जाएगा। क्लोरीन ले लेते हैं हम, 287 है। ये जो इलेक्ट्रॉन था बच्चों इसने क्लोरीन ने ले लिया और हमारा Cl- बन गया। तो हमने देखा कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन देकर Na+ बन गया, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर Cl- बन गया। अब क्योंकि Na के ऊपर प्लस का निशान है और Cl के ऊपर माइनस का निशान है, दोनों एक दूसरे के नजदीक आएंगे। हमें पता है प्लस जो है माइनस को अट्रैक्ट करता है और इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्सेस देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि आयनिक बॉन्ड जो होता है रियलिटी में कोई बॉन्ड होता ही नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में एक तरह का अट्रैक्शन होता है जो हमें यहाँ देखने को मिलता है और उसी को बच्चों हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि सोडियम का जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है, वो क्लोरीन के वैलेंस शेल में ट्रांसफर हो गया। ये देखिए, तो सोडियम जो है Na+ बन गया और क्लोरीन Cl- बन गया। दोनों के ऊपर प्लस और माइनस का निशान आ गया, दोनों के बीच में एक तरह का अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा और उसी अट्रैक्शन को हम बच्चों आयनिक बॉन्ड कहते हैं। आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है। जब भी आप आयनिक बॉन्ड की बात करेंगे तब आप कभी भी जो है Na और Cl के बीच में इस तरह का बॉन्ड नहीं देखेंगे, इस तरह से कभी नहीं लिखते हैं हम, क्योंकि एक्चुअल में आयनिक बॉन्ड नहीं होता है, एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन के बीच में। तो NaCl जब हम लिखेंगे तो बच्चों इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि इसके बीच में हम इस तरह से बॉन्ड नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये कोई डायरेक्शन नहीं होता इस बॉन्ड का और एक एक्चुअल में फोर्स है एक तरह का। बच्चों आपने फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है बच्चों हमारा वो बराबर होता है Q1 × Q2 अपॉन दोनों के बीच में डिस्टेंस का स्क्वायर। जो इतना हुआ है, एक ने इलेक्ट्रॉन दिया है, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन लिया है, इतना पूरा प्रोसीजर इतना पूरा हुआ ही क्यों है वो देखिए। जब बच्चों हमने यहाँ देखा था कि ये Na+ बना था तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28 हो गया था। Cl जो था हमारा वो Cl- बनकर उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288 हो गया था। अगर ये Na+ बनकर स्टेबल है, इसने ऑक्टेट अचीव कर लिया है, तो ये फिर इस तरह का बॉन्ड क्यों बनाता है, इसका रीज़न देखिए। बच्चों अगर आपने मेरे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी के वीडियोस देखे हैं तो वहाँ आपने देखा था कि जब सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ये इसके गैसियस स्टेट में, गैसियस अवस्था में इलेक्ट्रॉन लूज करता है। क्लोरीन भी जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तब भी इसकी अवस्था जो है, स्टेट है, ये गैसियस स्टेट है। तो इलेक्ट्रॉन लेने का प्रोसीजर और इलेक्ट्रॉन देने का प्रोसीजर जो है दोनों ही गैसियस स्टेट में होता है। अगर आपको आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन याद है तो आपने वहाँ देखा होगा कि आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन इन गैसियस स्टेट। गैसियस अवस्था में किसी भी परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको हम बोलते हैं बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी। वही हमने जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन
लब्धि के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि ये वो ऊर्जा है जो निकलती है जब एक इलेक्ट्रॉन जो है आके ऐड होता है किसी गैशियस एटम में। तो दोनों की स्टेट जो होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की, इलेक्ट्रॉन गेन करने की बच्चों, वो गैशियस स्टेट होती है। तो इसके आगे हम जी लिख सकते हैं इस तरह से। जो ये रिमूवल होता है इलेक्ट्रॉन का और एडिशन होता है इलेक्ट्रॉन का बच्चों, ये वैलेंस शेल में, संयुक्ता कोश में, बाहरी कक्षक में होता है। तो सोडियम जो है उसने इलेक्ट्रॉन देकर Na+ गैशियस स्टेट का बना लिया, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ले Cl- गैशियस स्टेट का बना लिया। तो अगर ये दोनों नजदीक आते हैं, सोडियम आयन गैशियस स्टेट में, क्लोराइड आयन गैशियस स्टेट में एक दूसरे के नजदीक आते हैं, तो हमारा इस तरह से NaCl का फॉर्मेशन होता है। ये हमारा बच्चों सॉलिड स्टेट होता है। दोनों गैशियस आयन जब नजदीक आते हैं तो वो एक सॉलिड क्रिस्टल का, लैटिक्स का फॉर्मेशन करते हैं और ये हमारा इन दोनों के कंपैरिजन में बच्चों ज़्यादा स्टेबल होता है। इसीलिए Na+ गैशियस स्टेट में 2,8 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हुए भी Cl- जो कि गैशियस स्टेट में है और जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288 है, उसके नज़दीक आता है और NaCl सॉलिड का फॉर्मेशन कर लेता है क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है इन दोनों से। कोवेलेंट बॉन्ड जो है बच्चों, अगर आप ये ध्यान से देखेंगे, आपने कहीं पढ़ा भी होगा कि आयनिक बॉन्ड के कंपैरिजन में कोवेलेंट बॉन्ड बहुत वीक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। अब आयनिक बॉन्ड जो है बच्चों वो स्ट्रॉन्ग क्यों है वो देखिए। मैंने आपको बच्चों बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो Q1 Q2/r² के बराबर है। अगर ये वैल्यू कम होगी तो हमारा फोर्स ज़्यादा होगा। Na+ और Cl- एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, R कम हो जाता है और इन दोनों के बीच का फोर्स जो है, बल जो है, बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसलिए हम बच्चों इसको स्ट्रॉन्ग बोल रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड के कंपैरिजन में। तो बच्चों हम यहाँ कह सकते हैं कि आयनिक बॉन्ड जो है एक्चुअल में कोई बॉन्ड नहीं होता, एक तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में देखने को मिलता है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो है बच्चों, उसमें भी हम बाहर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन काम में लेते हैं, जो आप मेरे लुईस डॉट स्ट्रक्चर वाले वीडियोज में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों हम इलेक्ट्रोवैलेंसी के बारे में पढ़ेंगे, होती क्या है और कौन से ग्रुप में कितनी इलेक्ट्रोवैलेंसी हमें देखने को मिलती है। इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब होता है कि कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, यहाँ हम बात कर रहे हैं आयनिक बॉन्ड की, आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए या कितने इलेक्ट्रॉन लिए गए हैं, उसको हम कैसे डिसाइड करेंगे, किस ग्रुप की कौन सी वैलेंसी होती है, किस ग्रुप की कौन सी इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है, वो हम यहाँ देखेंगे। तो जब तक हमें कौन सा ग्रुप कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, कौन सा ग्रुप कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, उसकी नॉलेज नहीं होगी, तो आयनिक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है उसके बारे में क्लियर हमें नहीं हो पाएगा। इलेक्ट्रोवैलेंसी बच्चों हमेशा प्लस में होती है। अगर किसी ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है तो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 हो जाएगी, 2 लेगा तो 2 हो जाएगी, 3 लेगा तो 3 हो जाएगी। तो इसके आगे बच्चों हमेशा इसको प्लस में लेते हैं, नेगेटिव का निशान हम नहीं लेते हैं। हम ग्रुप्स की जो है इलेक्ट्रोवैलेंसी देख लेते हैं। यहाँ पर ग्रुप 1 जो है, जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जिनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी बच्चों हो जाएगी 1। ग्रुप 2 की बात करेंगे हम बच्चों, इसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम भी है। इसके वैलेंस शेल में बाहरी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी बच्चों 2 हो जाएगी। ग्रुप 13 की बात करेंगे हम, 2 और 13 के बीच में बच्चों हमें देखने को मिलते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट जिनमें वेरिएबल वैलेंसी होती है, उनकी बात हम यहाँ नहीं करेंगे। 13 में एल्यूमिनियम और गैलियम हमें देखने को मिलता है, इनमें 3 इलेक्ट्रॉन ये दे सकते हैं, वैलेंस शेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन है इसलिए इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 3 होती है। ग्रुप 14 जो है बच्चों, इनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, न 4 इलेक्ट्रॉन देगा न ये लेगा, इसलिए इसकी बात हम यहाँ नहीं करेंगे। ग्रुप 15 में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक देखने को मिलता है। इनके वैलेंस शेल में बच्चों 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, ये 3 इलेक्ट्रॉन बच्चों ले लेगा, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी हमारी हो जाएगी बच्चों 3। 16 में हमें देखने को मिलते हैं एलिमेंट्स ऑक्सीजन, सल्फर, इनके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे ये, तो इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 हो जाएगी। 17 ग्रुप की बात हम करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, 7 इलेक्ट्रॉन इनके वैलेंस शेल में है, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसकी वैलेंसी हमारी बच्चों, इसको हम इलेक्ट्रोवैलेंसी कह रहे हैं, 1 हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब होता है कितने इलेक्ट्रॉन लेगा या कितने इलेक्ट्रॉन देगा बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए। बीच में हमने ग्रुप 2 से लेकर ग्रुप 12 तक छोड़ दिए हैं। इनकी वैलेंसी जो होती है बच्चों वेरिएबल होती है, फिक्स नहीं होती है, इसलिए यहाँ इनकी बात नहीं करेंगे। अब जब बायनिक बॉन्ड बनता है तो कौन कौन से एनर्जी टर्म, ऊर्जा के टर्म्स हमें देखने को मिलते हैं, वो हम आगे आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो फेवरेबल होती हैं आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए, आयनिक बॉन्ड के बनने के लिए क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो होती है वह है एक मेटल की आवश्यकता होती है हमें, दूसरी हमें एक नॉन मेटल चाहिए रहता है और तभी जाकर उनके बीच में एक बॉन्ड बनता है, मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन होता है और हमारा आयनिक बॉन्ड हमें देखने को मिलता है। और मेटल मैंने बताया था अपनी पिछली स्लाइड्स में आपको कि मेटल हमारा गैशियस स्टेट में होना चाहिए, गैशियस स्टेट में होगा तभी इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे और उसी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जब निकलता है गैशियस स्टेट में किसी भी मेटल के अंदर से, उस समय जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है बच्चों,
उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा कहते हैं। एनर्जी हमें यहाँ पे देनी पड़ेगी। जितनी कम एनर्जी देकर ये काम हो जाए उतना ही हमारा आसान है। अगर हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। कम एनर्जी अगर रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए तो ज़्यादा स्टेबल होगा। ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए तो बच्चों ये कम स्टेबल होगा। अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला है मेटल में से वो आके हमारा नॉन मेटल में ऐड हो जाता है। नॉन मेटल ने इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया और वो X माइनस बन गया। इसमें जो एनर्जी हमारे इन्वॉल्व होती है वो निकलती है, इस एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। जितनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी उसका मतलब है उतनी ही एनर्जी हमें देनी पड़ेगी उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। इसका मतलब उतना ही मजबूत होगा बच्चों में वो बॉन्ड। जितनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी इसका मतलब उस बॉन्ड के पास में उतनी ही कम एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो कंपाउंड जो है वो स्टेबल होगा। ये मैं आपको पिछली स्लाइड में बता चुकी हूँ। जितनी कम एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतना ही ज़्यादा अनस्टेबल होगा। तो इलेक्ट्रॉन जब ऐड होता है नॉन मेटल में उसमें जो एनर्जी निकलती है बच्चों उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। और आयनाइजेशन एनर्जी जो हमारे मेटल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इन्वॉल्व हो रही थी वो हमें देनी पड़ती है। तो ये हमारी कम होनी चाहिए मिनिमम, और ये हमारे बच्चों ज़्यादा होनी चाहिए। जो निकल रही है एनर्जी वो हमारी ज़्यादा होनी चाहिए तो ये स्टेबल होगा। मेटल आयन जो था हमारा गैसियस स्टेट में था, नॉन मेटल आयन भी हमारा गैसियस स्टेट में था और इन्होंने MX का फॉर्मेशन कर लिया जो सॉलिड स्टेट में है। गैसियस स्टेट के आयन्स ने कंबाइन करके सॉलिड लैटिक्स का फॉर्मेशन किया है। ये स्टेबल है। स्टेबल है इसका मतलब इसमें भी एनर्जी कम है। एनर्जी कम है इसका मतलब एनर्जी निकल रही है। जहाँ पर भी स्टेबिलिटी आएगी बच्चों वहाँ पे एनर्जी निकलेगी, क्योंकि जहाँ हमें स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी इसका मतलब वहाँ एनर्जी कम है। एनर्जी कम होगी इसका मतलब निकलेगी एनर्जी। तो यहाँ भी हमारी एनर्जी निकली है और ये एनर्जी जो हमारे कहलाती है बच्चों लैटिस एनर्जी, जालक ऊर्जा कहलाती है। और बच्चों ये लैटिस एनर्जी होती क्या है वो देखिए। जब गैसियस कैटायन और गैसियस एनायन आपस में कंबाइन करते हैं और एक सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं उस समय जो एनर्जी निकलती है, ये सॉलिड जो बच्चों होगा हमारा आयनिक कंपाउंड होगा, उस समय जो एनर्जी निकलेगी उसको हम जालक ऊर्जा या लैटिस एनर्जी कहते हैं। एक मोल आयनिक कंपाउंड का जब फॉर्मेशन होता है गैसियस कैटायन और गैसियस एनायन से, उस समय जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी को हम लैटिस एनर्जी कहते हैं, जालक ऊर्जा कहते हैं। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये कंडीशंस जो है मेटल, नॉन मेटल और किस तरह से एनर्जी इन्वॉल्व होती है वो समझ में आ गई होगी। हमने देखा था कि जब मेटल आयन का फॉर्मेशन हो रहा तो एनर्जी हमें देनी पड़ रही थी। जब नॉन मेटल आयन का फॉर्मेशन हो रहा था एनर्जी हमारी निकल रही थी जो कि मैक्सिमम थी। मेटल और नॉन मेटल आयन जब आपस में कंबाइन कर रहे थे उसमें भी हमारी एनर्जी निकल रही थी। अब जितनी एनर्जी निकलेगी उतना ही स्टेबल वो आयनिक कंपाउंड होगा। इस चीज को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जितनी एनर्जी निकलती है उतनी ही एनर्जी हमें उस बॉन्ड को देने की। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं जितनी एनर्जी निकलती है उतनी ही एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। अगर ज़्यादा एनर्जी निकलेगी इसका मतलब ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। अगर किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट इसका मतलब बच्चों को बॉन्ड बहुत ही स्टेबल है, वो कंपाउंड बहुत ही स्टेबल है, स्ट्रॉन्ग है। लैटिस एनर्जी के बारे में बच्चों हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो कौन कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व होती है आपको समझ में आ गया होगा। आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए एक आयनाइजेशन एनर्जी हो गई, एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गई और एक हमारी हो गई बच्चों लैटिस एनर्जी। तो स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड करने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं वो देखिए। आयनाइजेशन एनर्जी जो है मिनिमम हो, कम से कम हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है मैक्सिमम हो, अधिक से अधिक हो, और लैटिस एनर्जी हमारी मैक्सिमम हो। अगर ये तीन कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो हमारी बॉन्ड जो बनेगा आयनिक बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो इनको हम बच्चों फेवरेबल कंडीशंस कह सकते हैं। मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी मिनिमम हो, नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम हो, और जब नॉन मेटल और मेटल जो है कंबाइन करके सॉलिड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, लैटिस का फॉर्मेशन कर रहे हैं, उस लैटिस एनर्जी है जो हमारी वो मैक्सिमम हो। कुछ एग्जाम्पल्स बच्चों हम आगे आने वाली स्लाइड्स में देख लेते हैं। आयनिक कंपाउंड के बारे में जब भी आए तो जो आप चीज़ कंसिडर करेंगे कि मेटल है और दूसरा हमारा जो बच्चों होता है नॉन मेटल। तो एक स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बच्चों हमारा कब बनता है जब हमारा मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है और हमारा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी ज़्यादा होता है, उसमें हमें एक स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। एग्जाम्पल देखिए NaF, NaCl, Na और NaBr है। इसमें जो हमारा कैटाइन है बच्चों सेम है, सब में Na है, लेकिन जो एनायंस है हमारे यहाँ F है, Cl है, I है और Br है। तो किस तरह से इसमें हमें आयनिक बॉन्ड देखने को मिलेगा वो देखिए। हमें पता है कि F, Cl, Br और I जो है एक ही ग्रुप में है। जब हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं बच्चों तो हमारा मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज करता है, या हम कह सकते हैं हमारा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज करता है। तो नीचे वाले जो ज़्यादा मेटेलिक हैं ऊपर वाले के कंपैरिजन में। तो सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक बच्चों कौन सा होगा हमारा? फ्लोरीन होगा। तो जो फ्लोरीन और सोडियम के बीच में कंपाउंड बन रहा है सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। उसके बाद क्लोरीन वाला आ जाएगा, इसको 1 नंबर दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं, 3, 4। फर्स्ट नंबर जो है हमारा
क्लोरीन और सोडियम वाले कंपाउंड का हो जाएगा। सेकंड नंबर पे हमारा क्लोरीन आ जाएगा। थर्ड पे हमारा जो आएगा बच्चों ब्रोमीन वाला आएगा, और लास्ट में जो है हमारा आयनिक वाला आ जाएगा, जिसको हम 3 नंबर दे रहे हैं। अगर हम कहेंगे सबसे स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड हमें कहाँ देखने को मिलेगा, तो NaF में देखने को मिलेगा। या फिर इसको घुमा देते हैं क्वेश्चन को, सबसे स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड हमें कहाँ देखने को मिलेगा, तो हम कह सकते हैं कि NaI में कोवेलेंट बॉन्ड हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा कोवेलेंट जो होगा बच्चों NaI होगा, और सबसे ज़्यादा आयनिक जो होगा बच्चों NaF होगा। एक एग्जाम्पल हम बच्चों और देख लेते हैं। इसमें जो है हमारा नॉन मेटल सब में सेम है, क्लोरीन है। मेटल जो है कैटायन जो है वो हमारा अलग अलग है, रुबिडियम, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम है। ये भी हमारे एक ही ग्रुप में आते हैं। ग्रुप लिख लेते हैं हम इनका। नीचे आएंगे हम तो हमारा मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हमारा घटेगा। तो सबसे ज़्यादा जो है हमारा मेटेलिक कैरेक्टर रुबिडियम में देखने को मिलता है, सबसे कम मेटेलिक कैरेक्टर लिथियम में देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक जो है हमारा लिथियम है, और सबसे कम जो नॉन मेटेलिक हमारा रुबिडियम हो जाएगा। तो आयनिक बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग हमें कहाँ देखने को मिलेगा, वो देखिए LiCl हमारा हो जाएगा। फिर सेकंड नंबर पे हमारा बच्चों आ जाएगा NaCl, इसके बाद में हमारा आ जाएगा KCl, और लास्ट में हमारा RbCl आ जाएगा। LiCl जो है बच्चों हमारा आयनिक है, और ये हम कह सकते हैं कि इस साइड अगर हम जा रहे हैं तो हमारा आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, और अगर इस साइड हम जा रहे हैं तो हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। सबसे स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट हमारा ये होगा। आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं बच्चों। पहला है कि ये जनरली हमें सॉलिड स्टेट में देखने को मिलते हैं। इनका डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो होता है बच्चों 3D स्ट्रक्चर होता है इनका, क्योंकि हमने NaCl के एग्जांपल में देखा था कि Na+ गैसेस और Cl- गैसेस जब आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो NaCl सॉलिड का फॉर्मेशन होता है, जो एक लैटेक्स जालक के रूप में हमें देखने को मिलता है। NaCl आपने देखा है जो रॉक सॉल्ट जिसे हम कहते हैं, एक सोडियम के कैटायन को 6 क्लोरीन के एनायन घेर के रखते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि एक क्लोरीन के एनायन को 6 सोडियम के कैटायन घेर के रखते हैं, और एक लैटिक्स का फॉर्मेशन करता है, जिसके बारे में हम डिटेल में सॉलिड्स चैप्टर 12 में हम पढ़ेंगे। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बच्चों हाई होता है। क्यों हाई है बच्चों इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट? हमने देखा था कि जो कैटायन और एनायन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। उसको तोड़ने के लिए, उस फोर्स को, चार्जेस को अलग करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, उनको करना दूर आसान नहीं है, इसलिए हमारा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है बच्चों हाई होता है। नेक्स्ट जो है हम कंडक्टिविटी, चालकता की बात करते हैं। जब ये बच्चों सॉलिड स्टेट में होते हैं तो ये बैड कंडक्टर होते हैं, क्योंकि सॉलिड स्टेट में जो कैटायंस और एनायंस होते हैं वो मूव नहीं कर सकते हैं। जब उनको पानी के साथ में मिला दिया जाता है तो आयंस जो है वो फ्री हो जाते हैं और वो गुड कंडक्टर बन जाते हैं। वही कंडीशन हमें जो है मॉल्टन स्टेट में देखने को मिलती है। यहाँ भी आयंस जो है हमारे फ्री हो जाते हैं और ये गुड कंडक्टर की तरह काम करते हैं। तो हम कह सकते हैं जो आयनिक कंपाउंड होते हैं बच्चों, जब वो सॉलिड स्टेट में होते हैं तो आयंस बंधे हुए होते हैं तो बैड कंडक्टर होते हैं। एक्वस स्टेट और मॉल्टन स्टेट में आयंस फ्री हो जाते हैं तो वे गुड कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। तो कंडक्टिविटी के लिए हमें पता है कि आयंस का फ्री होना बहुत ही जरूरी है। एक्वस स्टेट के लिए हमें पानी में घोलना पड़ता है, और मॉल्टन स्टेट के लिए बच्चों इसको हीट करना पड़ता है। जैसे इसको हीट करेंगे तो दो आयंस के बीच का बॉन्ड जो वीक हो जाएगा, वो बॉन्ड टूट जाएगा और वो फ्री हो जाएंगे मूव करने के लिए। जो एक्वस स्टेट होता है, यहाँ पानी की बात हमने की है। पानी जो होता है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है हमारा, पैरा विद्युतांक जिसे कहते हैं, 80 होता है। आयंस के बीच का जो फोर्स होता है उसको पानी 80 टाइम्स कम कर देता है, इसलिए आयंस जो आसानी से अलग हो जाते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी जो आयनिक कंपाउंड की वो है आइसोमॉर्फिज्म, समरूपता जिसे कहते हैं हम। इसमें हमें सेम जो है बच्चों लैटिस, जालक या फिर 3D स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं। कंपाउंड के लैटिक्स को हम ध्यान से देखते हैं, उसका स्ट्रक्चर हमें 3D स्ट्रक्चर सेम दिखाई देता है तो उसे हम आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। ये होता कब है वो देखिए। पहली कंडीशन जो है इनका फॉर्मूला जो है समान हो, सिमिलर हो। सेम नहीं बोल रही हूँ बच्चों, यहाँ पे मैं समान बोल रही हूँ, मतलब एक जैसा हो। देखने में इनका अगर फॉर्मूला एक जैसा है तो वहाँ पे हमें आइसोमॉर्फिज्म देखने को मिले। दूसरी कंडीशन जो है वो इनकी साइज जो है, आकार जो है सेम है। पहले हम सिमिलर फॉर्मूला, उनका सूत्र सेम है, वो एग्जाम्पल देख लेते हैं। NaCl और MgCl का फॉर्मूला हम देख लेते हैं। क्लोरीन यहाँ सेम है। यहाँ हम देख रहे हैं कि NaCl और MgCl जो है दोनों का फॉर्मूला जो बच्चों सेम है। यहाँ Na भी एक है, Mg भी एक है, Cl भी एक है दोनों में। तो हम कह सकते हैं अगर सिमिलर फॉर्मूला है तो उन कंपाउंड से हमें आइसोमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। सेकंड कंडीशन के बारे में हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। सेकंड कंडीशन जो थी हमारी कि कैटायंस और एनायंस की अगर साइज सेम होगी तब हमें इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती है। फिर वही एग्जाम्पल ले लेते हैं हम NaCl और MgCl। क्लोरीन दोनों में सेम है,
अब साइज की बात आती है तो सोडियम और मैग्नीशियम की साइज को हम कंपेयर कर लेते हैं। अब हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल में सोडियम और मैग्नीशियम जो है अगल बगल में आते हैं। जब हम पीरियोडिक टेबल में यहाँ से यहाँ मूव करते हैं तो साइज जो है हमारी कम होती है। तो सोडियम और मैग्नीशियम क्योंकि आपस में पड़ोस में है बिल्कुल, तो इनकी साइज में अंतर जो है बहुत ही कम होता है। तो इनका साइज के हिसाब से अगर इनको कंपेयर करते हैं इनके फॉर्मूले को, तो इनकी साइज भी करीब करीब सेम है। इसलिए NaCl और MgCl में हमें आइसोमॉर्फिज्म देखने को मिलेगा। लेकिन जब हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं तो हमारी साइज जो है वो बढ़ती है। अगर कोई एग्जाम्पल बच्चों आपके पास में आ जाता है जिसमें 2 एलिमेंट्स ग्रुप के दे दी जाए आपको, तो वहाँ पे हमें आइसोमॉर्फिज्म देखने को नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल बच्चों हम ले लेते हैं NaF का और MgO का। सोडियम और मैग्नीशियम तो पड़ोस पड़ोस में, इसलिए इनके साइज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं, दोनों का साइज करीब करीब सेम है। हमें डिफरेंस जो बच्चों यहाँ देखिए, फ्लोरीन और ऑक्सीजन यहाँ भी पड़ोस पड़ोस में है, तो इनकी साइज में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो NaF और MgO का साइज जो है, NaF और MgO का स्ट्रक्चर जो है वो करीब करीब सेम होगा। कहाँ हमें आइसोमॉर्फिज्म नहीं देखने को मिलेगा वो देखिए, एक हमारा NaCl है और दूसरा हमारा KCl है। दोनों का Cl सेम है। जब हम सोडियम और पोटेशियम की बात करते हैं तो देखते हैं कि पोटेशियम जो है वो सोडियम के नीचे आता है। ये हमारा 3rd पीरियड से है, ये हमारा 4th पीरियड का है। हमें पता है कि नीचे जाने पे साइज बढ़ती है, तो सोडियम की साइज जो है पोटेशियम की साइज से छोटी है। सोडियम के पास में 3 शेल हैं, पोटेशियम के पास में 4 शेल हैं। पोटेशियम की साइज सोडियम की साइज से बड़ी है, इसलिए NaCl जो है और KCl है ये हमारे आइसोमॉर्फिज्म के एग्जाम्पल नहीं होंगे। अगर ग्रुप में बात होती है अगल बगल वाले एलिमेंट्स की, तो वहाँ हमें आइसोमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं पीरियड्स में और मेटल आयंस की, तो ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ती है, तो वहाँ हमें आइसोमॉर्फिज्म देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि एक मेन कंडीशन जो है आइसोमॉर्फिज्म के लिए वो साइज सेम होना जरूरी है। आयनिक रिएक्शंस जो होते हैं बच्चों, उनके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत ही तेजी से होते हैं। जो टाइम लेते हैं 10⁻⁻⁶ सेकंड्स में ही कंप्लीट हो जाते हैं। तो इनकी स्टडी करना बच्चों बहुत ही मुश्किल है। तो जहाँ भी हम रिएक्शंस की स्टडी करेंगे वहाँ सारे रिएक्शंस जो कोवलेंट रिएक्शंस होंगे, कोवलेंट बॉन्ड के रिएक्शंस होंगे, आयनिक रिएक्शंस की स्पीड हम कह सकते हैं बच्चों बहुत ही फास्ट होती है। जैसे NaCl और AgNO3 का हम आपस में रिएक्शन करवाते हैं। यहाँ हमें पता है कि Na+ का आयन होगा, Cl- का आयन होगा, या हमारा Ag+ का आयन होगा, यहाँ NO3- का आयन होगा। जब इनका आपस में रिएक्शन होगा, ये हमारा एक्वस स्टेट में होते हैं। रिएक्शन होके हमारा AgCl और NaNO3 का फॉर्मेशन होता है। ये हमारा प्रेसिपिटेट अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता है। जब हम लैब में रिएक्शंस करते हैं तो हम देखते हैं कि फटाक से 10⁻⁻⁶ सेकंड्स में बहुत ही जल्दी ये रिएक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है बच्चों वो उसकी सॉल्युबिलिटी है। आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो आराम से पानी में सॉल्युबल हो जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है सॉल्युबल होने के लिए किसी भी कंपाउंड में जो बॉन्ड्स हैं उनका टूटना बहुत ही जरूरी होता है। बीच का बॉन्ड टूटना जरूरी है। जो वाटर होता है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है, वो बीच के जो बॉन्ड होता है उसको 80 टाइम्स कमजोर कर सकता है। और हाइड्रेशन एनर्जी जो है यहाँ पे इन्वॉल्व होती है। इसके बारे में डिटेल में बच्चों आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। हाइड्रेशन एनर्जी को दूसरा जो है नाम जो होता है वो सॉल्वेशन एनर्जी भी इसका होता है। इसके बारे में डिटेल में बच्चों हम आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको टॉपिक समझ में आया होगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। जो लोग पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाएंगे। थैंक यू बच्चों।